अध्याय 3 सामाजिक संस्थाओं को समझना। समाजशास्त्र 1 कक्षा 11वीं। परिचय। हम समाज और व्यक्ति की अंतःक्रिया के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम में से प्रत्येक का एक व्यक्ति की तरह समाज में एक स्थान या स्थिति होती है। प्रत्येक की एक परिस्थिति और एक या अनेक भूमिकाएं होती हैं, लेकिन साधारणतः इनका चुनाव करना हमारे नियंत्रण में नहीं होता। यहाँ सामाजिक संस्थाएं होती हैं जो प्रतिबंधित और नियंत्रित, दंडित और पुरस्कृत करती हैं। सामाजिक संस्थाएं राज्य की तरह बृहत या परिवार की तरह लघु हो सकती हैं। प्रश्न: सामाजिक मानव विज्ञान एवं समाजशास्त्र में सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन किस प्रकार होता है? इस अध्याय में कुछ प्रमुख क्षेत्रों जिनमें महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाएं जैसे परिवार, विवाह और नातेदारी रिश्तेदारी, ख राजनीति, ग अर्थव्यवस्था, घ धर्म एवं ड़ शिक्षा होती है, इनका संक्षिप्त वर्णन किया गया है। संस्था की परिभाषा। विस्तृत अर्थ में संस्था उसे कहा जाता है जो स्थापित या कम से कम कानून या प्रथा द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार कार्य करती है और इसके नियमित तथा निरंतर कार्य चलन को इन नियमों को जाने बिना समझा नहीं जा सकता। संस्थाएं व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाती हैं, साथ ही ये व्यक्तियों को अवसर भी प्रदान करती हैं। संस्थाओं को स्वयं में लक्ष्य के रूप में भी देखा जा सकता है। लोगों ने परिवार, धर्म, राज्य या यहाँ तक कि शिक्षा को भी अपने आप में एक लक्ष्य के रूप में माना है। समाजशास्त्र के अंतर्गत संकल्पनाओं को समझने में अनेक प्रकार की भिन्नताएं और विरोधाभास हैं। प्रकार्यवादी और संघर्षवादी दृष्टिकोण में एक ही विषय वस्तु को विभिन्नता से देखा, जैसे स्तरीकरण या सामाजिक नियंत्रण जाता है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सामाजिक संस्थाओं के बारे में भी विभिन्न प्रकार की समझ है। एक प्रकार्यवादी दृष्टि सामाजिक संस्थाओं को सामाजिक मानकों, आस्थाओं, मूल्यों और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्मित संबंधों की भूमिका के जटिल ताने-बाने के रूप में देखती है। सामाजिक संस्थाएं सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विद्यमान होती हैं। समाज में दो प्रकार की संस्थाएं देखने को मिलती हैं: औपचारिक सामाजिक संस्थाएं और अनौपचारिक सामाजिक संस्थाएं। औपचारिक सामाजिक संस्थाओं के उदाहरण हैं जैसे परिवार और धर्म अनौपचारिक सामाजिक संस्था के, जबकि कानून और शिक्षा औपचारिक सामाजिक संस्थाओं के उदाहरण हैं। तो हमने जाना है परिवार और धर्म अनौपचारिक सामाजिक संस्था है, इनफॉर्मल, जबकि कानून और शिक्षा औपचारिक शिक्षा, ये औपचारिक सामाजिक संस्थाओं के उदाहरण हैं, फॉर्मल। एक संघर्षवादी दृष्टि की मान्यता है कि समाज में सभी व्यक्तियों का स्थान समान नहीं है। सभी सामाजिक संस्थाएं, चाहे वे पारिवारिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी या शैक्षणिक हों, समाज के प्रभुत्वशाली अनुभागों, चाहे वे वर्ग, जाति, जनजाति या लिंग के संदर्भ में हों, के हित में संचालित होती हैं। प्रभावशाली सामाजिक अनुभागों का न केवल राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं पर प्रभुत्व होता है, अपितु वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि शासक वर्ग के विचार ही समाज के विचार बन जाएं। यह विचार इस विचार से बहुत भिन्न हैं कि किसी समाज की सामान्य आवश्यकताएं होती हैं। इस अध्याय का अध्ययन करने पर देखेंगे कि कैसे सामाजिक संस्थाएं व्यक्तियों को नियंत्रित करती हैं तथा अवसर भी प्रदान करती हैं। प्रश्न: क्या वे समाज के विभिन्न अनुभागों, सेक्शंस पर असमान प्रभाव डालती हैं या समान प्रभाव डालती हैं? उदाहरण के लिए हम पूछ सकते हैं प्रश्न: कैसे परिवार पुरुषों और महिलाओं को नियंत्रित करने के साथ साथ अवसर भी प्रदान करता है? या राजनीतिक या कानूनी संस्थाएं विशेष सुविधा प्राप्त और अधिकार विहीन व्यक्तियों को कैसे प्रभावित करती हैं? अगला है परिवार, विवाह और नातेदारी। शायद परिवार जितनी नैसर्गिक, शाश्वत कोई अन्य सामाजिक संस्था नहीं दिखाई देती है। प्रायः हमारी मान्यता है कि सभी परिवार वैसे ही होते हैं जैसे परिवारों में हम रहते हैं। कोई और सामाजिक संस्था इतनी व्यापक और अपरिवर्तनीय नहीं दिखती है। समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान ने कई दशकों तक विभिन्न संस्कृतियों में यह दर्शाने के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान किए कि कैसे विभिन्न समाजों में भिन्न भिन्न स्वरूप होते हुए भी परिवार, विवाह और नातेदारी संस्थाएं सभी समाजों में महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने यह भी दर्शाया कि किस प्रकार परिवार आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक से संबंधित है।
इन सभी सार्वजनिक क्षेत्रों से संबंधित है। यही कारण है कि हमें विभिन्न विषयों से लेन देन की आवश्यकता पड़ती है। प्रकारवादियों के अनुसार परिवार अनेक महत्वपूर्ण कार्य करता है जो समाज की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करते हैं और सामाजिक व्यवस्था को स्थायी बनाने में सहायता करते हैं। प्रकार्यवादी दृष्टिकोण का तर्क है कि यदि महिलाएं परिवार की देखभाल करें और पुरुष परिवार की जीविका चलाएं तो आधुनिक औद्योगिक समाज श्रेष्ठ कार्य निष्पादन करते हैं। तथापि भारत में किए गए अध्ययन यह सुझाव देते हैं कि अर्थव्यवस्था के औद्योगिक प्रतिमानों में परिवार को मूल होने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यह एक उदाहरण है जिससे पता चलता है कि एक समाज के अनुभागों पर आधारित प्रवृत्ति का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता है। प्रकार्यवादियों के अनुसार मूल परिवार को औद्योगिक समाज की आवश्यकताएं पूरी करने वाली एक सर्वोत्तम साधन संपन्न इकाई के रूप में देखा जाता है। ऐसे परिवार में घर का एक सदस्य घर से बाहर कार्य करता है और दूसरा सदस्य घर और बच्चों की देखभाल करता है। व्यावहारिक रूप से मूल परिवार में भूमिकाओं के इस विशिष्टीकरण में पति को जीविका चलाने वाले सहायकी तथा पत्नी को घरेलू संरचना में प्रभावशाली भावनात्मक भूमिका शामिल रहती है। गिरिन्स 2001 में विचार रखे गए। इस दृष्टि पर न केवल अनुचित लिंगभेद के कारण प्रश्न किया जा सकता है अपितु इतिहास और अनेक संस्कृतियों के आनुभाविक अध्ययन दर्शाते हैं कि यह सत्य नहीं है। वास्तव में वस्त्र निर्यात जैसे समकालीन उद्योग में महिलाएं श्रमिक बल का बहुत बड़ा हिस्सा हैं। इस तरह का विभाजन यह भी सुझाता है कि पुरुष ही आवश्यक रूप से परिवार के मुखिया हैं। अगला विषय परिवार के स्वरूपों में परिवर्तन। भारत में एक मुख्य बहस मूल परिवार से संयुक्त परिवार की ओर बदलाव के बारे में है। समाजशास्त्र सामान्य भौतिक प्रभावों पर प्रश्न खड़ा करता है। तथ्य यथार्थ सच्चाई यह है कि भारत में मूल परिवार पहले से ही विशेषतः अभावग्रस्त जातियों और वर्गों में हमेशा विद्यमान रहते हैं। निर्धन गरीब अभावग्रस्त जातियों और वर्गों में हमेशा विद्यमान रहते हैं। तो मूल परिवारों के लिए यह मान्यता है। समाजशास्त्र एम शाह का कथन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में संयुक्त परिवार में निरंतर वृद्धि हुई है। उनके अनुसार इसका मुख्य कारक था भारत में औसत आयु में वृद्धि होना। यह पुनः एक व्यापक सामान्यीकरण है, लेकिन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण हमें इस सामान्य भौतिक प्रभाव पर आंख बंद करके विश्वास करने के विरुद्ध सावधान करता है कि संयुक्त परिवार तेजी से कम हो रहे हैं। यह हमें सावधानीपूर्वक तुलनात्मक और आनुभविक अध्ययनों की आवश्यकता के प्रति भी सतर्क करता है। अध्ययनों से पता चलता है कि किस तरह विभिन्न समाजों में परिवार के विभिन्न स्वरूप पाए जाते हैं। आवास के नियम के अनुसार कुछ समाज अपने विवाह और पारिवारिक प्रथाओं में मात्र स्थानिक हैं और कुछ पितृस्थानिक। मात्र स्थानिक परिवार में नव दंपति पत्नी के अभिभावकों के पास साथ रहते हैं, जबकि दूसरी स्थिति में नव दंपति पति के अभिभावकों पेरेंट्स के पास साथ रहते हैं। पितृतंत्रात्मक परिवार किसे कहते हैं? पितृतंत्रात्मक परिवार संरचनाओं में अधिकार और प्रभाव पुरुषों के पास होते हैं। मात्र तंत्रात्मक परिवारों में निर्णय लेने की महिलाओं की प्रमुख भूमिका होती है। मातृवंशीय समाज मौजूद हैं, पर मातृतंत्रीय समाजों के बारे में यह दावा नहीं किया जा सकता। परिवार अन्य सामाजिक क्षेत्रों और पारिवारिक परिवर्तनों से संबंधित होते हैं। हमारे दैनिक जीवन में प्रायः हम परिवार को अन्य क्षेत्रों जैसे आर्थिक या राजनीतिक से भिन्न और अलग देखते हैं। फिर भी परिवार गृह और उसकी संरचना और मानक बाकी समाज से गहरे जुड़े हुए हैं। एक रोचक उदाहरण जर्मन एकीकरण के अज्ञात परिणामों का है। 1990 के दशक में एकीकरण के बाद जर्मनी में विवाह प्रणाली में तेजी से गिरावट आई, क्योंकि नए जर्मन राज्य ने एकीकरण से पूर्व परिवारों को प्राप्त संरक्षण और कल्याण की सभी योजनाएं रद्द कर दी थीं। आर्थिक असुरक्षा की बढ़ती भावना के कारण लोग विवाह से इनकार करने लगे। इसे अनजाने परिणाम के रूप में भी जाना जा सकता है। इस प्रकार बड़ी आर्थिक प्रक्रियाओं के कारण परिवार और नातेदारी परिवर्तित और
रूपांतरित होते रहते हैं, लेकिन परिवर्तन की दिशा सभी देशों और क्षेत्रों में हमेशा एक समान नहीं हो सकती। हालांकि इस परिवर्तन का यह भी अर्थ नहीं है कि पिछले मानक और संरचना पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। परिवर्तन और निरंतरता साथ साथ चलते हैं। परिवार किस तरह लिंगवादी हैं, इस पर विचार करते हैं। इस विश्वास के कारण कि लड़का वृद्धावस्था में अभिभावकों की सहायता करेगा, पेरेंट्स की सहायता करेगा और लड़की विवाह के बाद दूसरे घर चली जाएगी, परिवार में लड़कों पर अधिक धन खर्च किया जाने लगा। जीव विज्ञान के इस तथ्य के बावजूद कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के जीवित रहने के अवसर बेहतर होते हैं, भारत में अल्पायु समूह में लड़कियों की मृत्यु दर लड़कों से कहीं अधिक थी। विवाह संस्था के बारे में विचार करते हैं। ऐतिहासिक रूप से विभिन्न समाजों में विवाह के व्यापक विभिन्न रूप पाए जाते हैं। यह विभिन्न प्रकार के कार्य निष्पादन के लिए भी जाना जाता है। वास्तव में विवाह साथी की खोज का तरीका अनेक विस्मयकारी साधनों और प्रथाओं को उजागर करता है। अब विचार करते हैं विवाह के रूप पर। विवाह के अनेक रूप हैं। इन रूपों को विवाह करने वाले साथियों की संख्या और कौन किससे विवाह कर सकता है को नियंत्रित किए जाने वाले नियमों के आधार पर पहचाना जा सकता है। वैधानिक रूप से विवाह करने वाले साथियों की संख्या के संदर्भ में विवाह के दो रूप पाए जाते हैं। एक विवाह बहुविवाह। एक विवाह प्रथा एक व्यक्ति को एक समय में एक ही साथी तक सीमित रखती है। इस व्यवस्था में किसी भी समय में पुरुष केवल एक पत्नी और स्त्री केवल एक पति रख सकती है। यहाँ तक कि जहाँ बहुविवाह की अनुमति है, वहाँ भी एक विवाह ही ज़्यादा प्रचलित है। प्रायः कई समाजों में व्यक्तियों को पुनः विवाह की अनुमति पहले साथी की मृत्यु या तलाक के बाद दी जाती है, लेकिन वे एक समय में एक से अधिक साथी नहीं रख सकते। ऐसे विवाह को क्रमिक एक विवाह कहा जाता है। अधिकांश भागों में पत्नी की मृत्यु के बाद पुरुष द्वारा पुनर्विवाह करने का नियम है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि उच्च जाति की हिंदू महिलाओं के लिए पुनर्विवाह की स्वीकृति नहीं थी और 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलनों में विधवा पुनर्विवाह एक मुख्य विषय था। आज आधुनिक भारत में महिलाओं की आबादी का लगभग 10% और 50 वर्ष से अधिक आयु की 55% महिलाएं विधवा हैं। बहुविवाह प्रथा एक समय में एक से अधिक साथी होने का द्योतक है और इसमें या तो बहुपत्नी प्रथा, एक पत्नी और दो या अधिक पत्नियां, बहुपति प्रथा एक पत्नी और दो या अधिक पति के रूप में होता है। प्रायः जहां आर्थिक स्थितियां कठोर होती हैं, वहां बहुपति प्रथा समाज की एक प्रतिक्रिया हो सकती है, क्योंकि ऐसी स्थितियों में एक पुरुष पत्नी और बच्चों का पर्याप्त भरण पोषण नहीं कर सकता है। अत्यधिक निर्धनता की अवस्थाएं भी एक समूह पर अपनी आबादी सीमित रखने के लिए दबाव डालती हैं। विवाह निश्चित करना, नियम और निर्देश पर चर्चा करते हैं। कुछ समाज में विवाह साथी के चयन का निर्णय अभिभावकों संबंधियों द्वारा किया जाता है और कुछ अन्य समाजों में साथी का चयन करने में व्यक्तियों को अपेक्षाकृत कुछ स्वतंत्रता होती है। अंतर्विवाह और बहिर्विवाह के नियम पर चर्चा करते हैं। कुछ समाज में यह प्रतिबंध अति सूक्ष्म होते हैं, जबकि कुछ अन्य समाजों में किस व्यक्ति से विवाह किया जा सकता है और किससे नहीं के नियम अधिक स्पष्ट और विशेष रूप से परिभाषित होते हैं। विवाह साथी की योग्यता अयोग्यता नियंत्रित करने वाले नियमों के आधार पर विवाह के रूपों को अंतर्विवाह और बहिर्विवाह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अंतर्विवाह किसे कहते हैं? अंतर्विवाह में व्यक्ति उसी सांस्कृतिक समूह में विवाह करता है जिसका वह पहले से ही सदस्य है। उदाहरण जाति। बहिर्विवाह क्या होते हैं? बहिर्विवाह में व्यक्ति अपने समूह से बाहर विवाह करता है। अंतर्विवाह और बहिर्विवाह में कुछ नातेदारी इकाइयों को संदर्भ के रूप में लिया जाता है, जैसे गोत्र, जाति, नस्ल, प्रजातीय और या धार्मिक समूह। भारत में विशेषतया उत्तरी भारत के कुछ भागों में गांव बहिर्विवाह प्रचलित है। गांव बहिर्विवाह यह सुनिश्चित करता है कि जिन परिवारों में लड़कियों का विवाह किया जाए वे घर से काफ़ी दूर हों। यह व्यवस्था लड़की के नातेदारों के हस्तक्षेप के बगैर उसके ससुराल में सुचारू परिवर्तन और समायोजन को सुनिश्चित करती है, एडजस्टमेंट को सुनिश्चित करती है। भौगोलिक दूरी और पितृवंशीय व्यवस्था के असमान संबंध यह सुनिश्चित करते हैं कि विवाहित लड़कियां अपने अभिभावकों के पास बार बार ना जा पाएं। इस प्रकार जन्म स्थान से अलग होना एक दुखदायी अवसर है और यह लोक गीतों की विषय वस्तु है जो विदाई के दुख को चित्रित करते हैं। कुछ बुनियादी संकल्पनाओं, विशेषतः परिवार, नातेदारी और विवाह को परिभाषित करना, उस पर चर्चा करते हैं। परिवार किसे कहते हैं? परिवार प्रत्यक्ष नातेदारी संबंधों से जुड़े व्यक्तियों का एक समूह है जिसके बड़े सदस्य बच्चों के पालन पोषण का दायित्व लेते हैं। नातेदारी संबंधन व्यक्तियों के बीच के वे सूत्र होते हैं जो या तो विवाह के माध्यम से या वंश परंपरा के माध्यम से रक्त संबंधियों
माता पिता, भाई बहन, संतान आदि को जोड़ते हैं। विवाह क्या है? विवाह को दो वयस्क पुरुष एवं स्त्री व्यक्तियों के बीच लैंगिक संबंधों की सामाजिक स्वीकृति और अनुमोदन के रूप में भी परिभाषित किया जाता है कि इनकी समर्थन मिले। जब दो व्यक्तियों का विवाह हो जाता है तो वे परस्पर नातेदार रिश्तेदार बन जाते हैं। इस प्रकार वैवाहिक बंधन भी व्यापक क्षेत्र में लोगों को जोड़ते हैं। विवाह के माध्यम से अभिभावक, भाई बहन और अन्य रक्त संबंधी जीवन साथी के रिश्तेदार बन जाते हैं। जन्म के परिवार को जन्म का परिवार कहा जाता है और जिस परिवार में व्यक्ति का विवाह होता है उसे प्रजनन का परिवार कहा जाता है, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। रक्त के माध्यम से बने नातेदारों को समरक्त नातेदार और विवाह के माध्यम से बने नातेदारों को वैवाहिक नातेदार कहा जाता है। परिवार और आर्थिक जीवन गहन रूप से अंतः संबंधित हैं। कार्य और आर्थिक जीवन। कार्य क्या है? कार्य स्पष्ट रूप से सवेतन रोजगार का द्योतक है। आधुनिक समय में यह कार्य का सर्वाधिक समझ में आने वाला अर्थ है। वास्तव में यह एक अत्यधिक सरलीकृत विचार है। अनेक प्रकार के कार्य सवेतन रोजगार की पुष्टि नहीं करते। उदाहरण के लिए अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में किए जाने वाले अधिकांश कार्य प्रत्यक्षतः किसी औपचारिक रोजगार आंकड़ों में नहीं गिने जाते। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का अर्थ है नियमित रोजगार के क्षेत्र से परे किया जाने वाला कार्य व्यवहार। इसमें कभी कभी किए गए कार्य या सेवा के बदले नगद भुगतान किया जाता है, लेकिन इसमें वस्तुओं या सेवाओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान भी अक्सर किया जाता है। हम कार्य को शारीरिक और मानसिक परिश्रमों के द्वारा किए जाने वाले ऐसे सवैतनिक या अवैतनिक कार्यों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिनका उद्देश्य मानव की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है। कार्य के आधुनिक रूप और श्रम विभाजन। पूर्व आधुनिक समाज में अधिकतर लोग खेतों में कार्य करते थे या पशुओं की देखभाल करते थे। औद्योगिक रूप से विकसित समाज में जनसंख्या का बहुत छोटा भाग कृषि कार्यों में लगा हुआ है और स्वयं कृषि का भी औद्योगिकरण हो गया है। इसका कार्य मानव द्वारा करने की अपेक्षा अधिकांशतः मशीनों द्वारा किया जाने लगा है। भारत जैसे देश में आज भी अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण और कृषि कार्यों में या अन्य ग्राम आधारित व्यवसायों में लगी हुई है। भारत में और भी कई प्रवृत्तियां हैं। उदाहरण के लिए सेवा क्षेत्र का विस्तार। आधुनिक समाजों की अर्थव्यवस्था की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है अत्यधिक जटिल श्रम विभाजन। कार्य असंख्य विभिन्न व्यवसायों में विभाजित हो गया है जिनमें लोग विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं। पारंपरिक समाजों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि उनमें गैर कृषि कार्य को हस्तकौशल की दक्षता के साथ जोड़ा जाता था। हस्तकौशल लंबे प्रशिक्षण ट्रेनिंग के माध्यम से सीखा जाता था और सामान्यतः श्रमिक उत्पादन प्रक्रिया के आरंभ से अंत तक सभी कार्य करता था। आधुनिक समाज ने भी कार्य की स्थिति में परिवर्तन देखा है। औद्योगिकरण से पूर्व अधिकतर कार्य घर पर किए जाते थे और कार्य पूरा करने में परिवार के सभी सदस्य सामूहिक रूप से हाथ बंटाते थे। औद्योगिक प्रौद्योगिकी में विकास जैसे बिजली और कोयले से मशीन संचालन ने घर और कार्य को अलग करने में योगदान दिया। पूंजीपति उद्योगपतियों के कारखाने औद्योगिक विकास का केंद्र बिंदु बन गए, अर्थात कारखानों की मदद से औद्योगिक विकास हो रहा था। उद्योगों में नौकरी करने वाले लोग विशिष्ट कार्यों को करने के लिए प्रशिक्षित थे और इस कार्य के बदले उन्हें वेतन मिलता था। प्रबंधक कार्यों का निरीक्षण करते थे क्योंकि उनका कार्य श्रमिक की उत्पादकता बढ़ाना और अनुशासन बनाए रखना था। आधुनिक समाजों की एक मुख्य विशेषता है परस्पर आर्थिक निर्भरता का असीमित विस्तार। हम सभी बहुत से अन्य श्रमिकों पर निर्भर करते हैं जो हमारे जीवन को बनाए रखने वाले उत्पादों और सेवाओं के लिए संपूर्ण विश्व में फैले हुए हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो आधुनिक समाजों में अधिकतर लोग भोजन व रहने वाले मकान का या अपने उपभोग की भौतिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। कार्य रूपांतरण किसे कहते हैं? औद्योगिक प्रक्रियाएं उन सरल संक्रियाओं में विभाजित हो गई जिनका सही समय निर्धारण, संगठन और निगरानी की जा सकती थी। थोक उत्पादन के लिए थोक बाजारों की आवश्यकता होती है। साथ ही उत्पादन की प्रक्रिया में कई नव परिवर्तन हुए। शायद इनमें सबसे महत्वपूर्ण स्वचालित उत्पादन की कड़ियों मूविंग असेंबली लाइन का निर्माण था। आधुनिक औद्योगिक उत्पादन के लिए महंगे उपकरणों और निगरानी व्यवस्थाओं के माध्यम से कर्मचारियों की निरंतर निगरानी करना आवश्यक है।
पिछले कई दशकों से उदार उत्पादन और कार्य के विकेंद्रीकरण की तरफ से झुकाव हुआ है। यह तर्क दिया जाता है कि भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में व्यवसाय, बिजनेस और देशों के बीच प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन में वृद्धि हो रही है और इसलिए व्यवसाय संघ के लिए बदलती बाजार अवस्थाओं के अनुकूल उत्पादन को संगठित करना आवश्यक हो गया है। राजनीति पर विचार करते हैं। राजनीतिक संस्थाओं का सरोकार समाज में शक्ति के बंटवारे से है। सामाजिक संस्थाओं को समझने में दो संकल्पनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये हैं शक्ति और सत्ता। शक्ति व्यक्तियों या समूहों द्वारा दूसरों के विरोध करने के बावजूद अपनी इच्छा पूरी करने की योग्यता है। इसका अभिप्राय है कि जिनके पास शक्ति होती है वे ऐसा करते हैं क्योंकि दूसरों के पास शक्ति नहीं होती है। किसी समाज में निश्चित मात्रा में शक्ति होती है और यदि कुछ लोगों के पास यह है तो दूसरों के पास नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, एक व्यक्ति या समूह के पास शक्ति पृथकता में नहीं होती बल्कि यह दूसरों से संबंधित होती है, अर्थात इसे दूसरों की तुलना में बताया जाता है। शक्ति की यह अभिधारणा स्पष्ट रूप से विस्तृत है और यह परिवार में बड़ों के द्वारा बच्चों को घरेलू जिम्मेदारियों में लगाने से लेकर विद्यालय में मुख्य अध्यापक द्वारा अनुशासन लागू करने तक, कारखाने के मुख्य प्रबंधक द्वारा प्रबंधकों को कार्य आवंटित करने से लेकर अपने दलों के कार्यक्रमों को नियंत्रित करने वाले राजनीतिक नेताओं तक फैला हुआ है। मुख्य अध्यापक को विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने की शक्ति है। राजनीतिक दल के अध्यक्ष को दल से किसी सदस्य को निकालने की शक्ति है। प्रत्येक मामले में व्यक्ति या समूह को उस सीमा तक शक्ति प्राप्त है कि दूसरों को उनकी इच्छा का पालन करना होता है। इस अर्थ में राजनीतिक क्रियाओं या राजनीति का सरोकार शक्ति से है। प्रश्न यह है, लेकिन अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु यह शक्ति कैसे लागू होती है? दूसरा प्रश्न, क्यों कुछ लोग दूसरों के आदेशों का पालन करते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर सत्ता की संबंधित संकल्पना के संदर्भ में प्राप्त किए जा सकते हैं। शक्ति का उपयोग सत्ता के माध्यम से किया जाता है। सत्ता किसे कहते हैं? सत्ता शक्ति का वह रूप है जिसे वैध होने के रूप में स्वीकार किया जाता है, अर्थात जिसे सही और न्यायपूर्ण माना जाता है। यह संस्थागत है क्योंकि यह वैधता पर आधारित होती है। सामान्यतः लोग उनकी शक्ति को स्वीकार करते हैं जिनके पास सत्ता होती है, क्योंकि वे उनके नियंत्रण को उचित और न्यायपूर्ण मानते हैं। अक्सर कुछ विचारधाराएं होती हैं जो वैधता की इस प्रक्रिया में सहायता करती हैं। राज्यविहीन समाज 60 वर्षों से भी पूर्व सामाजिक मानव विज्ञानियों द्वारा किए गए राज्यविहीन समाजों के आनुभविक अध्ययन दर्शाते हैं कि बिना आधुनिक सरकारी तंत्र के व्यवस्था कैसे बनाई रखी जाती है। इसके बदले नातीदारी, विवाह और आवास पर आधारित गठबंधनों के द्वारा तथा धार्मिक रीतियों और समारोहों में मित्रों और विरोधियों की भागीदारी से विभिन्न भागों में विपरीत संतुलन बन जाता था। आधुनिक राज्य की एक निश्चित संरचना और औपचारिक कार्यविधियां हैं, फिर भी राज्यविहीन समाजों की उपरोक्त वर्णित कुछ अनौपचारिक विशेषताएं राज्य के समाजों में भी विद्यमान हैं। प्रश्न, क्या ऐसा ही नहीं है? जी। राज्य की संकल्पना पर चर्चा करते हैं। राज्य कहाँ विद्यमान होता है? राज्य वहाँ विद्यमान होता है जहाँ सरकार का एक राजनीतिक तंत्र एक निश्चित क्षेत्र पर शासन करता है। नागरिक सेवा कार्मिकों के साथ साथ संसद या कांग्रेस जैसी संस्थाएं भी काम करती हैं। सरकार की सत्ता एक वैध व्यवस्था से समर्थित होती है और जो अपनी नीतियों को लागू करने के लिए सैन्य शक्ति के उपयोग की क्षमता रखती है। प्रकार्यवादी दृष्टिकोण राज्य को समाज के सभी अनुभागों के हितों के प्रतिनिधि के रूप में देखता है। संघर्षवादी दृष्टिकोण राज्य को समाज के प्रभावशाली अनुभागों के प्रतिनिधि के रूप में देखता है। आधुनिक राज्य पारंपरिक राज्यों में बहुत भिन्न हैं। ये राज्य प्रभुसत्ता, नागरिकता और अक्सर राष्ट्रवादी विचारों द्वारा परिभाषित हैं। प्रभुसत्ता का अभिप्राय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर एक राज्य के अविवादित राजनीतिक शासन से है। आरंभ में प्रभुसत्तात्मक राज्यों में नागरिकता के साथ राजनीतिक भागीदारी के अधिकारों का पालन नहीं किया जाता था। इन्हें अधिकांशतः संघर्षों के द्वारा प्राप्त किया गया था, जिसने राजतंत्र की शक्तियों को सीमित कर दिया अथवा उन्हें सक्रिय रूप से प्रदर्शित कर दिया। फ्रांस की क्रांति और हमारी भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष इस तरह के आंदोलनों के दो प्रमुख उदाहरण हैं। नागरिकता के अधिकारों में नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार शामिल हैं। नागरिकता अधिकारों में नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार। ये नागरिक अधिकारों में व्यक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार रहने की जगह चुनने की
भाषण और धर्म की स्वतंत्रता, अपनी संपत्ति रखने का अधिकार तथा कानून के समक्ष समान न्याय का अधिकार शामिल है। राजनीतिक अधिकारों में चुनावों में भाग लेने और सार्वजनिक पद के लिए खड़े होने का अधिकार शामिल है। अधिकतर देशों में सरकारें सर्वव्यापक मतदान के सिद्धांत को स्वीकार करने से इनकार करती थीं। आरंभिक वर्षों में न केवल महिलाओं को अपितु पुरुषों की बड़ी जनसंख्या को भी मतदान से बाहर रखा जाता था, क्योंकि एक निश्चित मात्रा में संपत्ति होना इसका मापदंड था। महिलाओं को बहुत समय तक इस अधिकार के लिए इंतजार करना पड़ा। सामाजिक अधिकार किसे कहते हैं? तीसरे प्रकार की नागरिकता के अधिकार सामाजिक अधिकार हैं। इनका सरोकार प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न्यूनतम स्तर पर आर्थिक कल्याण और सुरक्षा प्राप्त होने के विशेष अधिकार से है। इन अधिकारों में शामिल है स्वास्थ्य लाभ, बेरोजगारी भत्ता और न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के अधिकार। सामाजिक या कल्याणकारी अधिकारों की व्यापकता ने कल्याणकारी राज्यों को जन्म दिया, जो कि पश्चिमी समाजों में दूसरे विश्व युद्ध के समय से स्थापित किए गए थे। पूर्व समाजवादी देशों के राज्यों की क्षेत्र में काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी। अधिकतर विकासशील देशों में वास्तव में यह विद्यमान नहीं था। आजकल पूरे विश्व में इन सामाजिक अधिकारों को राज्य का उत्तरदायित्व और आर्थिक विकास में रुकावट मानकर इन पर आक्रमण किया जा रहा है। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? राष्ट्रवाद को प्रतीकों और विश्वासों के एक समुच्चय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो एक राजनीतिक समुदाय का भाग होने का बोध कराता है। इस प्रकार व्यक्ति को ब्रिटिश, भारतीय, इंडोनेशियाई या फ्रांसीसी होने में गर्व और बंधुता की भावना का अनुभव होता है। संभवतः व्यक्तियों को हमेशा किसी न किसी प्रकार के सामाजिक समूहों जैसे अपनी परिवार, गोत्र या धार्मिक समुदाय के साथ एक प्रकार की पहचान होने का भाव रहता है। तथापि राष्ट्रवाद आधुनिक राज्य के विकास के साथ ही प्रकट हुआ है। समकालीन विश्व सार्वभौमिक बाजार के तेजी से विस्तार और गहन राष्ट्रवादी भावनाओं और संघर्षों दोनों की वजह से जाना जाता है। समाजशास्त्र की रुचि सिर्फ औपचारिक सरकारी तंत्र के अध्ययन में ही नहीं, अपितु शक्ति के व्यापक अध्ययन में रही है। इसकी रुचि प्रजाति, भाषा और धर्म आधारित दलों, वर्गों, जातियों एवं समुदायों के बीच शक्ति वितरण में हो रही है। इसका ध्यान सिर्फ विशिष्ट राजनीतिक संघ जैसे राज्य विधानमंडलों, नगर परिषदों और राजनीतिक दलों पर ही नहीं, अपितु अन्य संघों जैसे विद्यालयों, बैंकों और धार्मिक संस्थाओं पर भी है, जिनका प्राथमिक उद्देश्य राजनीतिक नहीं है। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। इसका क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय आंदोलनों से लेकर ग्रामीण दलों तक फैला हुआ है। धर्म किसे कहते हैं? धर्म काफ़ी लंबे समय से अध्ययन और चिंतन का विषय रहा है। समाज के बारे में सामाजिक निष्कर्ष धार्मिक चिंतनों से अलग है। धर्म का समाजशास्त्रीय अध्ययन धर्म के धार्मिक या ईश्वर मीमांसीय अध्ययन से कई तरीकों से अलग है। पहला यह है, धर्म समाज में वास्तव में कैसे कार्य करता है और अन्य संस्थाओं के साथ इसका क्या संबंध है के बारे में अनुभविक अध्ययन करता है। समाजशास्त्र दूसरा यह है कि समाजशास्त्र तुलनात्मक पद्धति का उपयोग करता है। तीसरा यह है कि समाजशास्त्र समाज और संस्कृति के अन्य पक्षों के संबंध में धार्मिक विश्वासों, व्यवहारों और संस्थाओं की जांच करता है। आनुभविक पद्धति का अर्थ है कि समाजशास्त्री धार्मिक प्रघटनाओं के लिए निर्णायक उपागम को नहीं अपनाता। तुलनात्मक पद्धति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक अर्थ में सभी समाजों को एक दूसरे के समान स्तर पर रखती है। यह बिना किसी पूर्वाग्रह और भेदभाव के अध्ययन में सहायता करती है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का अर्थ है कि धार्मिक जीवन को केवल घरेलू जीवन, आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन के साथ संबंध करके ही बोधगम्य बनाया जा सकता है। धर्म सभी ज्ञात समाजों में विद्यमान हैं। हालांकि धार्मिक विश्वास और व्यवहार एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में बदलते रहते हैं। सभी धर्मों की समान विशेषताएं हैं। पहला, प्रतीकों का समुच्चय, श्रद्धा या सम्मान की भावनाएं। दूसरा, अनुष्ठान या समारोह। तीसरा, विश्वासकर्ताओं का एक समुदाय। धर्म के साथ संबंध अनुष्ठान विविध प्रकार के होते हैं। अनुष्ठानिक कार्यों में प्रार्थना करना, गुणगान करना, भजन गाना, विशेष प्रकार भोजन करना, कुछ दिनों का उपवास रखना और इसी प्रकार के अन्य कार्य शामिल होते हैं। चूँकि अनुष्ठानिक कार्य धार्मिक प्रतीकों से संबंध होते हैं, अतः उन्हें प्रायः सामान्य जीवन की आदतों और क्रियाविधियों से एकदम भिन्न रूप में देखा जाता है। दैवीय सम्मान में मोमबत्ती या दिया जलाने का महत्व सामान्यतया कमरे में रोशनी करने से एकदम भिन्न होता है। धार्मिक अनुष्ठान प्रायः व्यक्ति द्वारा अपने दैनिक जीवन में किए जाते हैं, लेकिन सभी धर्मों में विश्वासकर्ताओं द्वारा सामूहिक समारोह भी किए जाते हैं।
हैं। सामान्यतः ये नियमित समारोह विशेष स्थानों, चर्चों, मस्जिदों, मंदिरों, तीर्थों में समायोजित किए जाते हैं। धर्म एक पवित्र क्षेत्र है। इस बात पर विचार करें कि विभिन्न धर्मों के सदस्य पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करने के पूर्व क्या करते हैं। उदाहरण के लिए सिर को ढकते हैं या नहीं ढकते, जूते उतारते हैं या विशेष प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं आदि। इन सब में जो बात समान है वह यह है श्रद्धा की भावना, पवित्र स्थानों या स्थितियों की पहचान और उनके प्रति सम्मान की भावना। एमिल दुखाइम एक समाजशास्त्री हैं। एमिल दुखाइम का अनुसरण करने वाले धर्म के समाजशास्त्री उस पवित्र क्षेत्र को समझने में रुचि रखते हैं जिसे प्रत्येक समाज सांसारिक चीज़ों से भिन्न रखता है। अधिकतर मामलों में पवित्रता में अलौकिकता का तत्व होता है। अधिकांशतः किसी वृक्ष या मंदिर की पवित्रता के साथ यह विश्वास जुड़ा होता है कि इसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति है, इसलिए यह पवित्र है। तथापि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुछ धर्मों जैसे आरंभिक बौद्ध धर्म और कन्फ्यूशियसवाद में अलौकिकता की कोई संकल्पना नहीं थी, लेकिन जिन व्यक्तियों और चीज़ों को वे पवित्र मानते थे उनके लिए उनमें पर्याप्त श्रद्धा थी। धर्म का समाजशास्त्रीय अध्ययन करते हुए एक प्रश्न कि धर्म का अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ क्या संबंध है। धर्म का शक्ति और राजनीति के साथ बहुत निकट का संबंध रहा है। उदाहरण के लिए इतिहास में समय समय पर सामाजिक परिवर्तन के लिए धार्मिक आंदोलन हुए हैं, जैसे विभिन्न जाति विरोधी आंदोलन या लिंग आधारित भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन। धर्म किसी व्यक्ति की निजी आस्था का मामला ही नहीं अपितु इसका सार्वजनिक स्वरूप भी होता है, और धर्म का अर्थ यही सार्वजनिक स्वरूप समाज की अन्य संस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण होता है। समाजशास्त्र शक्ति को व्यापक संदर्भ में देखता है, अतः राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्र के बीच संबंध को जानना समाजशास्त्रीय हित में है। शास्त्रीय समाजशास्त्रियों का विश्वास था कि जैसे जैसे समाज आधुनिक होता जाएगा, धर्म का जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव कम होता जाएगा। पंथ निरपेक्षता की संकल्पना प्रक्रिया का वर्णन करती है। समकालीन घटनाएं समाज के विभिन्न पक्षों में धर्म की दृढ़ भूमिका की जानकारी देती हैं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि ऐसा है? मैक्स वेबर एक समाजशास्त्री रहे हैं। मैक्स वेबर के महत्वपूर्ण कार्य दर्शाते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक और धार्मिक व्यवहार के अन्य पक्षों के साथ धर्म के संबंधों को कैसे देखता है। वेबर का तर्क है कि कैल्विनवाद प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म की एक शाखा है कैल्विनवाद ने आर्थिक संगठन के साधन के रूप में पूंजीवाद के उद्भव और विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया था। कैल्विनवादियों का विश्वास था कि विश्व की रचना भगवान की महिमा के लिए हुई। इसका अभिप्राय है कि इस संसार में किया गया कोई भी कार्य उसके गौरव के लिए किया जाता है, यहाँ तक कि सांसारिक कार्यों को भी पूजनीय कार्य बना दिया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि कैल्विनवादी भाग्य की संकल्पना में भी विश्वास करते थे, जिसका अर्थ है कि कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नर्क में। यह पहले से निश्चित था, चूंकि यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि किसे स्वर्ग मिलेगा और किसे नर्क। लोग इस संसार में अपने कार्यों में भगवान की इच्छा के संकेत देखने लगे। इस प्रकार व्यक्ति चाहे जो भी व्यवसाय करता हो, यदि वह अपने व्यवसाय में दृढ़ और सफल है तो उसे भगवान की प्रसन्नता का संकेत माना जाता था। अर्जित किया गया धन सांसारिक उपभोग में लगाने के लिए नहीं था, पर अपितु कैल्विनवाद का सिद्धांत मितव्ययिता, कम खर्च से रहने का था। इसका अर्थ था कि निवेश को एक तरह का पवित्र सिद्धांत माना जाता था। पूंजीवाद के केंद्र में निवेश की संकल्पना है, जिसमें पूंजी का निवेश अधिक वस्तुएं बनाने के लिए किया जाता है, जिससे अधिक लाभ होता है, जिससे बदले में और अधिक पूंजी उत्पन्न होती है। इस प्रकार वेबर यह तर्क प्रस्तुत करने में सक्षम थे कि धर्म इस मामले में कैल्विनवाद के आर्थिक विकास पर प्रभाव डालता है। धर्म का अलग क्षेत्र के रूप में अध्ययन नहीं किया जा सकता। सामाजिक शक्तियां हमेशा और अनिवार्यतः धार्मिक संस्थाओं को प्रभावित करती हैं। राजनीतिक बहस, आर्थिक स्थितियां और लिंग संबंधी मानक हमेशा धार्मिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसके विपरीत धार्मिक मानक सामाजिक समझ को प्रभावित और कभी-कभी निर्धारित भी करते हैं। विश्व की आधी जनसंख्या महिलाओं की है, इसलिए समाजशास्त्रीय रूप से यह पूछना महत्वपूर्ण है
कि मानव जनसंख्या के इतने बड़े हिस्से का धर्म से क्या संबंध है। धर्म समाज का महत्वपूर्ण भाग है और अन्य भागों से अनिवार्यतः जुड़ा हुआ है। समाजशास्त्रियों का कार्य इन विभिन्न अंतः संबंधों को उजागर करना है। परंपरागत समाजों में सामान्यतः धर्म सामाजिक जीवन में एक केंद्रीय हिस्से की भूमिका निभाता है। धार्मिक प्रतीक एक अनुष्ठान अक्सर समाज की भौतिक और कलात्मक संस्कृति से जुड़े होते हैं। प्रश्न, समाजशास्त्र धर्म का अध्ययन किस तरह करता है? अगला है शिक्षा। शिक्षा पर विचार करते हैं। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें सीखने की औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की संस्थाएं शामिल हैं। यहाँ विद्यालयी शिक्षा तक चर्चा करेंगे। विद्यालय में प्रवेश लेना बहुत महत्वपूर्ण है। हम में से बहुतों के लिए विद्यालय उच्च शिक्षा और अंत में रोजगार प्राप्त करने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है। हम में से कुछ के लिए यह कुछ आवश्यक सामाजिक दक्षताएं स्किल्स प्राप्त करने का साधन हो सकती हैं। इन सभी मामलों में सामान्य बात है शिक्षा की आवश्यकता का महसूस होना। समाजशास्त्र इस आवश्यकता को समूह की विरासत के संप्रेषण की प्रक्रिया के रूप में समझता है जो सभी समाजों में पाई जाती है। साधारण समाज और जटिल आधुनिक समाजों में एक गुणात्मक अंतर है। साधारण समाज और जटिल समाज। साधारण समाजों में औपचारिक विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं थी। बच्चे बड़ों के साथ क्रियाकलापों में शामिल होकर प्रथाओं और जीवन के व्यापक तरीके सीख लेते थे। जटिल समाजों में श्रम का आर्थिक विभाजन बढ़ रहा है। घर के कार्यों का विभाजन हो रहा है। विशिष्ट शिक्षा और दक्षता स्किल प्राप्त करने की आवश्यकता है। राज्य व्यवस्थाओं, राष्ट्रों और प्रतीकों एवं विचारों के जटिल समुच्चय की भी उत्पत्ति हो रही है। प्रश्न, ऐसी परिस्थिति में आप अनौपचारिक शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे? प्रश्न, अभिभावक, माता पिता और अन्य बड़े लोग प्राप्त ज्ञान को अगली पीढ़ी तक अनौपचारिक रूप से कैसे संप्रेषित कर सकेंगे? ऐसे सामाजिक संदर्भ में शिक्षा का औपचारिक और सुनिश्चित होना आवश्यक है। आधुनिक जटिल समाज सरल समाजों की तुलना में अमूर्त सार्वभौमिक मूल्यों पर निर्भर करते हैं। यही चीज़ इसे सरल समाज से अलग करती है जो परिवार, नातेदार, जनजाति, जाति या धर्म पर आधारित विशिष्ट मूल्यों पर आधारित है। आधुनिक समाजों में विद्यालय की रचना एक रूपता, मानकीकृत प्रेरणाओं और सार्वभौमिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए की जाती है। इसे करने के अनेक तरीके हैं। उदाहरण के लिए कोई विद्यालय के बच्चों की एक जैसी वर्दी की बात कर सकता है। क्या आप मानकीकरण को बढ़ावा देने वाली अन्य विशेषताओं पर विचार कर सकते हैं? समाजशास्त्री एमिल दुखाइम के अनुसार कोई भी समाज एक सामान्य आधार, कुछ विचारों, मनोभावों और व्यवहारों के बगैर जीवित नहीं रह सकता, जिसे शिक्षा द्वारा सभी बच्चों को बिना भेदभाव के संप्रेषित किया जाना चाहिए, चाहे वे किसी भी सामाजिक श्रेणी के हों। शिक्षा बच्चे को विशिष्ट व्यवसाय के लिए तैयार करने वाली होनी चाहिए और साथ ही वह उसे समाज के मुख्य मूल्यों को समाहित करने में सक्षम बनाने वाली भी होनी चाहिए। इस प्रकार प्रकार्यवादी समाजशास्त्री सामान्य सामाजिक आवश्यकताओं और सामाजिक मानकों के बारे में बात करते हैं। प्रकार्यवादियों के लिए शिक्षा सामाजिक संरचना को बनाए रखती है और उसका नवीनीकरण करती है। शैक्षणिक व्यवस्था समाज में व्यक्तियों की अपनी भावी शिक्षा संबंधी भूमिका के चयन और आवंटन के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यविधि है। इसे एक व्यक्ति को खुद को साबित करने का क्षेत्र भी माना जाता है और इसलिए विभिन्न परिस्थितियों के लिए किए चयन का साधन भी, जो कि व्यक्तियों की अपनी क्षमताओं के अनुसार होता है। समाज को असमान रूप से विभेदकारी मानने वाले समाजशास्त्रियों के लिए शिक्षा स्तरीकरण के मुख्य एजेंट के रूप में कार्य करती है और शिक्षा के असमान अवसर भी सामाजिक स्तरीकरण का ही परिणाम है। दूसरे शब्दों में, हम अपनी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में जाते हैं। चूँकि हम किसी एक प्रकार के विद्यालय में जाते हैं, हमें विभिन्न प्रकार के विशेषाधिकार और अंत में वैसे ही अवसर प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग तर्क देते हैं कि विद्यालयी शिक्षा संभ्रांत एलीट और सामान्य के बीच विद्यमान भेद को और अधिक गहरा करती है। विशेषाधिकार प्राप्त विद्यालयों में जाने वाले बच्चों में आत्मविश्वास आ जाता है, जबकि इससे वंचित बच्चे इसके विपरीत भाव का अनुभव कर सकते हैं। तथापि ऐसे और भी अनेक बच्चे हैं जो विद्यालय नहीं जा सकते या विद्यालय जाना बीच में ही छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए, एक अध्ययन
बताता है। इस समय आप विद्यालय में कुछ बच्चे देख रहे हैं। यदि आप फसल के समय विद्यालय आएँ तो आपको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का एक भी बच्चा नहीं मिलेगा। जब उनके अभिभावक बाहर कार्य करते हैं तो उन पर घर की कुछ जिम्मेदारियां आ जाती हैं और इन समुदायों की लड़कियां कभी कभार ही विद्यालय जाती हैं, क्योंकि वे विभिन्न प्रकार के घरेलू और आमदनी वाले कार्य करती हैं। उदाहरण के लिए 10 वर्ष की एक लड़की बेचने के लिए गाय का सूखा गोबर उठाती है। उपरोक्त रिपोर्ट दर्शाती है कि लिंग और जातिगत भेदभाव किस तरह शिक्षा के अवसरों का अतिक्रमण करते हैं। अध्याय 1 से आरंभ किया था कि किसी बच्चे को अच्छी नौकरी मिलने के अवसर अनेक सामाजिक कारकों से प्रभावित होते हैं। सामाजिक संस्थाओं के कार्य करने के तरीके को समझने की आपकी समझ अब इस प्रक्रिया का सही विश्लेषण करने में आपकी सहायता करेगी। धन्यवाद।